नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। कहा, भारत यूक्रेन रूस संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध। भारत ने संभावित परमाणु खतरे पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख की टिप्पणी की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान को एक गैर जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र बताया। लोकसभा ने आयकर और कराधान कानून संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और बैंकॉक में एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 27 पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूक्रेन रूस संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने हाल के घटनाक्रमों पर भी श्री ज़ेलेंस्की से बात की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शुक्रवार को अलास्का में होने वाली वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से यह बातचीत की है। ये वार्ता यूक्रेन में संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए हो रही है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बैठक की घोषणा की थी। रूस के एक प्रवक्ता ने भी इसकी पुष्टि की है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। भारत ने संभावित परमाणु धमकी पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा है कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारत के सभी आवश्यक कदम जारी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की आदत है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि ऐसी टिप्पणी तीसरे मित्र देश की धरती से की गई है। बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के आतंकवादी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए अपने निष्कर्ष निकालने की भी चेतावनी दी गई। लोकसभा ने कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किए। आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है। कराधान विधि संशोधन विधेयक आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025 में संशोधन करेगा। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में आयकर कानून में सुधार किए हैं। इनमें कॉर्पोरेट कर सुधार, व्यक्तिगत आयकर सुधार, पूंजीगत लाभ के कराधान में सुधार, ट्रस्ट प्रावधानों की 2 व्यवस्थाओं का विलय आदि शामिल है। कर प्रशासन को अधिक कुशल, पारदर्शी और करदाता अनुकूल बनाया गया है। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी दावों को खारिज कर दिया है। आयोग ने सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक की श्रृंखला में कहा कि मतदाता सूचियां लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी दस्तावेज और गणना के प्रमुख निष्कर्ष भी साझा किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के साथ साथ उसका उपयोग भी बढ़ाया जाए तो भारत एक ऊर्जा निर्यातक देश बन सकता है। श्री गडकरी कल विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर पुणे में बायोवर्स पहल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन क्रांति आयात कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री गडकरी ने कहा कि बल्कि चीनी उद्योग को इथेनॉल, जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मैंने कहा हमारे यहाँ सब शुगर फैक्ट्री वालों को बॉयलर में बगास जलाने के बजाय बगास से सीएनजी बनाओ बायोडाइजेस्टर में डालकर, और सीएनजी के बजाय अगर आगे चल जाए तो हाइड्रोजन बनाओ। हमने अभी रिसेंटली हाइड्रोजन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है 10 रूट पर। तो हाइड्रोजन इज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर, और हाइड्रोजन के कारण जो ग्रीन हाइड्रोजन है, मुझे लगता है कि हमारे देश की तस्वीर बदल जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
आधार चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली ने 10 अगस्त 2025 तक 2 अरब लेन देन का आंकड़ा पार कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केवल 6 महीनों में लेन देन की संख्या 1 अरब से दोगुनी हो गई है। एक रिपोर्ट। इस प्रणाली से बिना किसी दस्तावेज या शारीरिक संपर्क के केवल चेहरे का उपयोग करके पहचान स्थापित की जाती है। सुरक्षित और तेज प्रणाली उपयोग कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण चेहरा प्रमाणीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी विभागों, बैंकों और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस उपलब्धि के बारे में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने कहा कि इतने कम समय में 2 अरब आधार चेहरा प्रमाणीकरण लेन देन तक पहुंचना आधार की सुरक्षित, समावेशी और नवीन प्रमाणीकरण व्यवस्था में लोगों का विश्वास दिखाई देता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। वहीं आधार चेहरा प्रमाणीकरण के उप महानिदेशक मनीष भारद्वाज ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि प्राधिकरण ने कम समय में यह आंकड़ा 200 करोड़ के पार कर लिया है। फेस ऑथेंटिकेशन या चेहरा प्रमाणीकरण आधार की तेजी से उभरती हुई प्रणालिका है, जिसमें मोबाइल के जरिए आधार सत्यापन चंद सेकंड में किया जा सकता है। इस प्रणालिका के माध्यम से अब तक 200 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं और इस प्रणालिका का उपयोग भारत सरकार के अनेक योजनाओं में बेनिफिशियरी के सत्यापन के लिए किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में भेजने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में इस समस्या के बहुत गंभीर होने के कारण यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यापक सुव्यवस्थित योजना के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुत्तों के काटने और रेबीज को नियंत्रित करने के लिए आवारा कुत्तों की नसबंदी कर स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में भेजने के भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा कि आवारा कुत्तों को एक बार पकड़े जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्रों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये निर्देश न्यायालय ने बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों की रिपोर्टों पर आधारित एक स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए। पीठ ने 8 सप्ताह में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने, उचित संख्या में कर्मचारियों और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना राज्य इकाई ने राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि पार्टी हैदराबाद और पूरे राज्य में कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। इसमें सभी को 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान का ये 6वां वर्ष है। पार्टी ने सभी मंडलों में तिरंगा रैलियों की भी तैयारी की। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को हैदराबाद में लगभग 15,000 विद्यार्थियों की रैली निकाली जाएगी। श्री राव ने कहा कि पार्टी विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर 14 अगस्त को प्रदर्शनियां और सभाएं आयोजित करेगी। जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान श्रीनगर में आज सुबह से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतिभागी राष्ट्रीय अभियान के प्रति देशभक्ति और निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह करीब 7 बजे डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से पर्यटन स्थल बॉटनिकल गार्डन तक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। स्कूली बच्चों, युवाओं, सरकारी अधिकारियों और समाज के हर वर्ग के पुरुषों और महिलाओं सहित हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा थे। महोत्सव में देशभक्ति का गुणगान करने वाले तिरंगा संगीत कार्यक्रम भी शामिल हैं। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के शहीदों पर एक मोनोग्राफ का विमोचन भी किया जाएगा। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। पृथ्वी पर हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। हाथी दिवस समारोह में मानव हाथी संघर्ष कम करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। कर्नाटक में लगभग 6,400 जंगली हाथियों की सर्वाधिक आबादी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में 0.96 हाथी प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व के हिसाब से वहां राज्य के सर्वाधिक 1,116 हाथी रहते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कर्नाटक वन विभाग हाथियों और मनुष्य के बीच संघर्ष को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। चामराजनगर नेशनल हाईवे 67 पर कल एक व्यक्ति जो जंगली हाथी की फोटो लेने कार से बाहर निकला, उस पर हाथी ने वार कर दिया। ये वीडियो कल वायरल हुआ, जिससे हाथी और मानव संघर्ष का विचार फिर से चर्चा में आया। कर्नाटक वन्य मंत्री ईश्वर खंड्रे ने जानकारी दी है कि इस साल हाथी के आक्रमण से राज्य में 13 लोगों की मृत्यु हुई है। अरण्य क्षेत्र कम हो रहे हैं और संघर्ष बढ़ रहे हैं। मंत्री ने जानकारी दी है कि नेशनल हाईवे पर पेट्रोल बढ़ाया जाएगा और हाथियों के लिए डेडिकेटेड पार्क बनाए जाएंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बृहस्पतिवार तक बहुत तेज बारिश होने का अनुमान है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और उड़ीसा में भी अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज बारिश होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज तड़के बारिश हुई। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। इस बीच हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट। अनेक स्थानों पर भूस्खलन के चलते 315 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध है। इनमें कुल्लू जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 भी शामिल है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक राज्य भर में वर्षा जनित दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 229 हो गई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कुल्लू में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार। भारत ने बैंकॉक में एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 27 पदक हासिल किए। अंडर 19 टीम 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य सहित 14 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। अंडर 22 टीम ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य सहित 13 पदकों पर कब्जा किया। उधर चीन के चेंगडू में विश्व खेलों में वुशु में भारत की नम्रता बत्रा आज महिलाओं की 52 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चीन की मेंगयू चेन से खेलेंगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे खेला जाएगा। सेमीफाइनल में कल नम्रता ने फिलीपींस की क्रिजन फेथ कोलाडो को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ ही भारत का वुशु में विश्व खेलों में पहला पदक पक्का हो गया है। इस बीच भारत की दिव्या देशमुख ने महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप में चीन की ले टिंगजी को 10-3 से हरा दिया है। ऑनलाइन प्रतियोगिता में दिव्या ने 8 जीत, 4 ड्रॉ और 1 हार के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इधर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 में जर्मन ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर ने लगातार दूसरी बाजी ड्रॉ करके अपनी बढ़त बरकरार रखी है। कीमर अर्जुन एरिगेसी के साथ 1 अंक से आगे हैं। अब ये दोनों खिलाड़ी छठे दिन आमने सामने होंगे, जिसमें कीमर सफेद मोहरों से खेलेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद फरद। संसद से सड़क तक विरोध मार्च, बिहार के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसदों ने किया प्रदर्शन, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की पहली सुर्खी बनी है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग के शब्द प्रकाशित किए हैं, कांग्रेस का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत। सिंदूर के साथ इस बार 15 अगस्त होगा खास, 96 शहरों में 142 जगह होगी देशभक्ति की गूंज, आर्म्ड फोर्सेस कर रही तैयारी, नवभारत टाइम्स की खबर है। शंख फूकने से खुलेगा खर्राटों के इलाज का नया रास्ता, 30 मरीजों पर किया गया अध्ययन, जयपुर में हुआ अपनी तरह का पहला शोध, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आज विश्व हाथी दिवस पर देशबंधु लिखता है, भारत में है दुनिया के 60% जंगली हाथियों की आबादी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विश्व हाथी दिवस समारोह का आयोजन आज। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने संभावित परमाणु खतरे पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख की टिप्पणी की कड़ी निंदा की। लोकसभा ने आयकर और कराधान कानून संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और बैंकॉक में एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 27 पदक जीते।